हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्रंट पेज है। एक तो न्यूज़ में ये आया है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 के केसेस एक तो 3 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इतनी जल्दी नहीं लग रहा है कि कोविड की जो थ्रेट है या कोविड जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इस समय चैलेंज है सबके सामने, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। तो एक तो ये न्यूज़ आई है। इसमें ये भी आया है आर्टिकल में कि केवल वैक्सीन ही प्रिवेंट कर सकती है इन्फेक्शन को। ठीक है, और कोई रीज़न हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये जो दूसरी वाली न्यूज़ है, कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। ठीक है, आपस में डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लीडर्स को बोला है कि नया जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाए। ठीक है, वो सोनिया गांधी प्रेसिडेंट की पोस्ट में अब रहना नहीं चाहती, वो इंटरिम प्रेसिडेंट है कांग्रेस की। तो ये एक न्यूज़ थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस समझना है कोविड-19 से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स जो पिछले कई दिनों में हुए हैं, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि इस साल के आखिरी तक हमें वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, इस साल आखिरी तक। तो इसका मतलब यही है कि 2021 ही लोगों के लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल रहने वाला है। 2020 जो है काफ़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए। अब समझ लेते हैं कि हमारी जो कोविड-19 की जो इंडियन वैक्सीन हैं वो कौन सी हैं, या अगर कोई फॉरेन वैक्सीन जो इंडिया में उसके फेज 2 के 3 के ट्रायल चल रहे हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 2 इंडियन वैक्सीन ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 2 इंडियन वैक्सीन है। एक तो कोवैक्सीन एग्जाम में आ सकता है। कोवैक्सीन डेवलप किसने किया? भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो मेडिकल में रिसर्च करता है। ठीक है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन में भारत बायोटेक कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप कर रहा है। ये अभी ज्यादा एडवांस स्टेज में है। उसके अलावा जाइकोव डी, जाइडस कैडिला अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, वो डेवलप कर रही है जाइकोव डी। तो 2 इंडियन वैक्सीन है, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। और कौन कौन सी कंपनी बना रही है, कहाँ की ये कंपनीज हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है कि अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है यूएस में, तो उन्होंने भी एक वैक्सीन डेवलप करी है। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है यूएस की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है। उसके ट्रायल इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं, उस फेज 2 या फेज 3 के उसमें ट्रायल होंगे। तो ये फॉरेन, ये मतलब इंडियन ओरिजिन, इंडियन वैक्सीन नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। ठीक है, जिसके ट्रायल इंडिया में भी हो रहे हैं। और 2 इंडियन वैक्सीन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को तुरंत लाइक करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट वगैरह, आपको उसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, उसमें बैंक एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ओनली क्वांट के लिए जाते हैं तो ओनली क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे लेक्चर बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, 15 ईयर्स 20 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये एक एडिटोरियल थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी, यहाँ पर ऑथर बेसिकली इंडिया नेपाल के रिलेशंस किस तरीके से होने चाहिए, क्या कोर्स करेक्शन करना चाहिए, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हमें जो नेपाल का इल कंसीव्ड टेरिटोरियल क्लेम है, इल कंसीव्ड टेरिटोरियल क्लेम का मतलब ये है कि नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट में एक अपना नेपाल का नया मैप पास करा है। उस नए नक्शे में क्या करा है, इंडियन टेरिटरी, कुछ इंडियन टेरिटरी अपने मैप में इंक्लूड कर दी है। पहले वो इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन अभी इंक्लूड करेंगे। तो उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट और टेंशन भी बढ़ सकते हैं। तो ऑथर का कहना यह है कि इंडिया को नेपाल की जो इल कंसीव्ड ये जो टेरिटोरियल क्लेम है, इंडियन टेरिटरी को अपने उसमें दिखाना, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ नेपाल के साथ गुडविल बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो नेपाल के साथ बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे दोनों के बीच में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रहें, ताकि बॉर्डर भी मैनेज किया जा सके। वैसे तो फैक्चुअल उसमें देखा जाए तो चाइना ने नेपाल का बहुत सारा एरिया कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब इसमें समझ लेते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर कैसे डिसाइड हुआ। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि एक ट्रीटी ऑफ सागोली हुई थी, जो कि 1816 में हुई थी। तो उसके लिए आपको समझना है कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स।
अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स और जो नेपाल है उनके बीच में वॉर हुआ 1814 से 1816 के बीच में, ठीक है। और उस वॉर का रिजल्ट ये निकला, एक ट्रीटी ऑफ सागोली साइन हुई जब वॉर खत्म हुआ 1816 में। नेपाल के किंग के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें डिसाइड करा गया कि बाउंड्री क्या होगी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। तो बाउंड्री डिसाइड करी गई काली रिवर, काली रिवर है वहां पर, काली नदी, उसको बाउंड्री डिसाइड किया, उसमें मैप अटैच्ड नहीं था, ठीक है। तो उसे नेपाल की बाउंड्री बना दिया गया कि काली रिवर इंडिया नेपाल की बाउंड्री बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंडिया नेपाल के बीच की बाउंड्री सेट हुई थी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपको समझना है ट्रीटी ऑफ सागोली 1816 ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुई थी। एग्जाम में ये भी आ सकता है और उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, क्योंकि ये जो काली रिवर है अगर हम देखें तो ये उत्तराखंड के बॉर्डर को टच करती है, काली रिवर उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर को टच करती है। तो ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो उत्तराखंड से रिलेटेड ज्यादा है ये, ठीक है। तो ये लिखा हुआ भी है, ट्रीटी ऑफ सागोली सेज द काली रिवर एज अ बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज इन वेस्टर्न सेक्टर, देयर वाज नो मैप अटैच्ड टू द ट्रीटी। उस समय कोई मैप ट्रीटी के साथ अटैच्ड नहीं हुआ था और नेपाल का कहना है कि ये जो काली रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसे हम बाउंड्री मानेंगे, उसने उसे इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है इंडिया नेपाल के बीच में। नेपाल ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि चाइना की शय पे वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो ये एक रीजन है। समझ लेते हैं डिस्प्यूट कहाँ पर है, ये नेपाल है, ये इंडिया है, उत्तराखंड, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये डिस्प्यूट, ये जो एरिया है यहाँ पर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड काला पानी रीजन, यहाँ पर काली नदी है जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। इंडिया नेपाल दोनों क्लेम कर रहे हैं वहां पर बाउंड्री। तो मैप के थ्रू थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था नेपाल और इंडिया के बीच की हिस्ट्री बॉर्डर की। उसके अलावा एक एडिटोरियल आया, श्री सेलम आंध्र प्रदेश में जो पावर प्लांट में आग लगी है, जो हाइडल पावर प्लांट है उसमें आग लगी थी, उसकी वजह से 8 से ज्यादा लोगों की डेथ, 9 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 5 इंजीनियर भी थे जिनकी डेथ हुई है आग लगने की वजह से। तो यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है कि हम फायर सेफ्टी मेजर्स कितने लेते हैं। तो हमारे फायर सेफ्टी मेजर्स हम नहीं लेते, बहुत सारे फॉल्ट हैं और नॉर्म्स के हिसाब से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चल रही हैं। तो नॉर्म्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाने की जरूरत है। और फायर सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कहीं पर आग ना लगे। एक तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, मॉडर्न तरीके से फायर सेफ्टी, ये ना हो कि रेत भर के रखी हुई है या कुछ और पानी डाल रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है जैसे एक पंप होते हैं, बटन दबाना है और गैस निकलेगी और वो आग को बुझा देगी। तो मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट आते हैं अलग अलग तरीके से, गैस टाइप का, ज़्यादा बड़ी आग हो तो उसमें ये जलाना है, छोटी आग हो तो उसमें ये करना है। तो अलग अलग तरीके के मॉडर्न तरीके के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग पूरे उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा करनी है, लोग अवेयर होंगे कि भाई फायर सेफ्टी से रिलेटेड प्रिकॉशन वगैरह लेने हैं, तो लोग उसी हिसाब से वायरिंग वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई फायर सेफ्टी कहीं पर आग लगती है तो क्या प्लान होना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो, कहाँ पर आग, कैसे आग लग सकती है। तो अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है। उसके अलावा फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो है अपने क्रिटिकल जो फायर प्रोन इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो फायर प्रोन ज़्यादा हैं उनका ऑडिट करना चाहिए प्रॉपर, कि प्रॉपर सारे सभी प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। एक एंट्री और एग्जिट को भी पूरा स्टडी करना है, प्रॉपर डिमार्केशन करना है कि अगर आग लगती है तो यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट होना चाहिए। तो हर चीज़ का प्रॉपर डिमार्केशन करना है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। जब भी आग लगती है कुछ दिन यहाँ इंडिया में डिस्कशन होता है, फिर कुछ दिन के बाद सब भूल जाते हैं। उसके अलावा एक एडिटोरियल आया, मोर एविडेंस ऑफ इंडिया फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ एविडेंस आए हैं। सोफी की एक रिपोर्ट आई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है कि सोफी की रिपोर्ट क्या है, ठीक है। सोफी जो है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके एक सोफी की रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। अभी सोफी की रिपोर्ट जस्ट अभी पिछले महीने 13 जुलाई को प्रेजेंट हुई थी, लेटेस्ट जो एडिशन आया सोफी। तो ये आपको पता होना चाहिए।
कि पब्लिश कौन करता है, जॉइंटली प्रिपेयर कौन करता है, WHO भी इन्वॉल्व है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए इसमें फूड इनसिक्योरिटी में अब दो चीज़ें हैं सोफी में, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहली चीज़ की अंडर नूरिशमेंट का मतलब है लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं या जो फीमेल हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि जैसे आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी होती है, प्रोटीन्स की कमी होती है, तो उस वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स बच्चों में पैदा हो जाती है। किसी की हाइट कम रह जाती है, या हाइट कम रह जाती है, किसी में ओबेसिटी बढ़ जाती है, फैट बढ़ने लगता है बचपन में ही, तो ये उससे बीमारियां ज़्यादा आ जाती हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एक तो इसमें अंडर नूरिशमेंट की बात होगी, उसके अलावा फूड सिक्योरिटी की भी बात होगी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारे यहाँ फूड की भी प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानों से गरीबों को एक तो ये श्योरिटी तो है कि उन्हें 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाएगा राशन में, क्योंकि सब्सिडाइज्ड फूड मिल रहा है, तो 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी इंडिया में प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, पीपल फैमिलीज भी हैं, तो फूड इनसिक्योरिटी तब भी रहती है। तो एक तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी और एक फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी। तो इन दो चीज़ों पे सोफी की रिपोर्ट ज़्यादा जोर देती है। जैसे यहाँ पर सोफी प्रेजेंट्स 2 की मेजर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो एक तो अभी जैसा हमने डिस्कस करा कि अंडर नूरिशमेंट, और दूसरा प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। ये 2 चीज़ें हैं सोफी की रिपोर्ट, 2 की मेजर्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कंसर्न्स क्या है इंडिया के लिए चिंता के विषय, क्योंकि इस रिपोर्ट में इंडिया बहुत पीछे रहा है। नंबर ऑफ पीपल हु कांट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट हैव राइजन इन द लास्ट 3 मंथ। खासकर जैसे कोविड-19 की वजह से देखें तो हेल्दी डाइट लोगों को नहीं मिल रही है। पिछले 3 महीने में उन लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिनको हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है। कोरोना वायरस जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इनकम कोलैप्स हो गई है, लोगों की इनकम ही नहीं होगी तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, जो रुका सुखा जो भी मिलेगा वही खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोफी की रिपोर्ट में है। उसके अलावा एसडीजे की भी बात करिए। एसडीजे क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल है। ये किसके गोल है? यूनाइटेड नेशन के 17 गोल है, यूएन के, यूनाइटेड नेशन के 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये कब से कब तक अचीव करने हैं इनके टारगेट्स? 2015 से 2030। तो 15 साल के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपने 17 गोल्स बनाए हुए। अब ये 17 गोल्स क्या होंगे? जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, क्लीन एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। ये जो पोलियो वगैरह या मलेरिया, अलग अलग बीमारियां हैं वो खत्म होनी चाहिए। तो बहुत सारे इसमें मेजर्स हैं, ठीक है। तो 17 तरीके के गोल बनाए गए, ठीक है। फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, 17 गोल। 2015 से 2030 ये जो बनाया है एसडीजे से जस्ट पहले आपने सुना होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजे। यूनाइटेड नेशन के थे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन अपनी सारी प्लानिंग करता था। तो ये भी 15 साल के लिए थे, 2000 से 2015 के लिए। और जब 2015 खत्म होने वाला था तब ये डिसाइड किया गया कि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से काम नहीं चलेगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि आने वाली जनरेशन को फायदा हो लॉन्ग टर्म में। हम ऐसा ना करें कि नेचर को पूरा अभी एक्सप्लॉइट कर लें ये वाली जनरेशन, और आगे के लिए कुछ बचे ही ना। हम सारे पेड़ काट दिए और धरती के अंदर से सारा कोयला खोद खोद के निकाल दिया, तो फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए सेफ रहे, सेफ्टी रहे। इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 15 साल के लिए थे। उसके बाद 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन ने बनाए, क्योंकि 2015 से 2030 के बीच में लागू होने हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और एडिटोरियल आया, नॉट पॉसिबल टू फुल्ली ब्लॉक चाइनीज फॉर्म। ऑफिशियल्स का कहना है कि जैसा कि आपको पता है कि पहले 59 चाइनीज ऐप को बैन करा था सरकार ने, ठीक है। उसके बाद जो है लगभग 47 को और बैन करा, तो टोटल 106 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है इंडिया में। पहले 59 को, फिर 47 चाइनीज ऐप को और बैन किया। अब ऑफिशियल्स का कहना है कि पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरीके से चाइनीज फॉर्म्स को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि चाइनीज का इन्वेस्टमेंट अलग अलग बिजनेसेस में लगा हुआ है।
तो पूरी तरीके से ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है। तो सरकार को बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि हम पूरी तरीके से ब्लॉक करेंगे तो हमें लॉस ज़्यादा है चाइना को, हम चाइना को भी लॉस हो रहा होगा इकोनॉमिकली, लेकिन हमें भी लॉस ज़्यादा है कोविड-19 के टाइम पर, ठीक है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर अब उनका एक जो है नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है, उसको समझ लेते हैं कि उस नेशनल इंटेलिजेंस लॉ को समझें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है कि चाइनीज़ कंपनी का बिज़नेस यहाँ पर बैन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जून 2017 में 3 साल पहले चीन ने पास करा एक नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। उस नेशनल इंटेलिजेंस लॉ से चाइना की जो सरकार है उसकी जो पावर्स हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर भी आ गई। चाहे चाइनीज़ कंपनी चाइना के बाहर बिज़नेस करती हो, इंडिया में बिज़नेस करती हो, यूएस में, यूरोप में बिज़नेस करती हो। तो उस नेशनल इंटेलिजेंस लॉ में क्या कहा? नेशनल इंटेलिजेंस लॉ के आर्टिकल 7 में ये कहा गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल, कोई भी चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल, उसको सपोर्ट करना है स्टेट इंटेलिजेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, एंड सपोर्ट, असिस्ट एंड कोऑपरेट। का मतलब क्या है? स्टेट इंटेलिजेंस का मतलब है कि चाइना में जैसे इंडिया में जैसे टिकटॉक बिजनेस टिकटॉक कर रहा था तो बैन हो गया। तो टिकटॉक जो चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इंडिया में जासूसी करती हैं, वो क्या कर सकते हैं? टिकटॉक को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इंडिया में ऐप के थ्रू इंडिया का डेटा हमें दो, ठीक है। इंडिया का डेटा हम वो टिकटॉक कंपनी उनको देगी इंटेलिजेंस एजेंसी को, और चाइना उस डेटा को यूज़ करेगा फिर हमारे अगेंस्ट। तो हमारा डेटा, बात यह है कि चाइनीज़ कंपनी में के पास हमारा सारा डेटा जा रहा है, तो वो डेटा कितना सेफ और कितना सिक्योर है। चाइना की अगर सीसीटीवी कैमरा है, पता चला वो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और डेटा लीक हो रहा है, वो हैक कर पा रहे हैं चाइनीज़ वहाँ से, तो सीसीटीवी कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग जो है चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ वहाँ की कंपनी शेयर कर रही है। तो चाइना के पास इंडिया का सारा डेटा नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और चाइना की जितनी भी कंपनीज पूरी दुनिया में काम कर रही है, तो उनके लिए उनके लॉ के हिसाब से, कंट्री के लॉ के हिसाब से, आर्टिकल 7 के हिसाब से उन्हें अपने यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी जो जासूसी करती है उनके साथ डेटा शेयर करना, तो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। इसी वजह से भाई जो 5G सर्विसेज है उसको बैन करा अलग अलग कंट्री ने, ठीक है। चाइनीज ऐप बैन कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री कंसिडर कर रहे हैं कई कंट्रीज बैन करने को लेकर। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्सी है नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको समझना है नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। उसके अलावा आज कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हमारे पास जो है स्वरा भास्कर के अगेंस्ट जो है अटॉर्नी जनरल ने प्ली डिक्लाइन कर दिए हैं। हुआ क्या था, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट किसी रैली में या पब्लिक प्लेटफॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर, एक तो वो गलत तरीके से मस्जिद गिराई गई है और फिर ऑर्डर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट की मंदिर बनाया जाए। तो किसी ने PIL फाइल करा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनना चाहिए। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने डिस्कस करा था। सिविल और क्रिमिनल दो तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। कोर्ट का कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट की अवमानना करना, कोर्ट की इंसल्ट करना, जजेस की इंसल्ट करना। तो हम केस हार गए और मीडिया में आके हम बोले कि जजेस करप्ट है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। हम पब्लिक में एक मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो है कोर्ट में जाना बेकार है, कोर्ट से जस्टिस नहीं मिलेगा, आप खुद ही जस्टिस करो, उससे एनार्की फैल सकती है सोसाइटी। तो सिविल और क्रिमिनल, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब हम सोशल मीडिया में या टीवी में, अखबार में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ बोले कोर्ट के। सिविल कंटेम्प्ट में तो कोर्ट के ऑर्डर को बस फॉलो नहीं किया, बोला कुछ नहीं, कहीं भी ना प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं बोला कुछ नहीं, तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जेल होती है, सिविल कंटेम्प्ट में फाइन है पेनल्टी। अब क्योंकि स्वरा भास्कर जो है एक्टर भी हैं, स्वरा भास्कर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोली थी, तो किसी ने PIL फाइल करी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो एक्शन ले, ठीक है, या फिर कोई भी प्ली फाइल कर सकता है, जैसे आप भी जाके कोर्ट में प्ली फाइल कर सकते हो कि भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारे PIL फाइल करने से उसके इंडिविजुअल के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं बने, ठीक है। उसके लिए परमिशन चाहिए होती है इंडिया के अटॉर्नी जनरल की, AG की। इंडिया का अटॉर्नी जनरल AG कौन होता है? ये फर्स्ट एडवोकेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा
किसी भी केस में प्राइवेट कंपनी के साथ, स्टेट के साथ कोई केस हो रहा है तो उसमें रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ने स्वरा भास्कर के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बना था, एजी या एसजे की परमिशन चाहिए होती है, सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है फर्स्ट एडवोकेट होता है, सॉलिसिटर जनरल सेकंड एडवोकेट होता है। तो इन दोनों में से किसी एक की परमिशन चाहिए थी, तभी स्वरा भास्कर के अगेंस्ट केस चल सकता था, तो उन्होंने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी चीजें न्यूज में रहती है वही एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, अभी भी थोड़ा सा डिस्कस। अटॉर्नी जनरल आपको पता होना चाहिए के वेणुगोपाल, ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। अब देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला किस हिसाब से बनता है, ये एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसके तहत किसी के ऊपर भी मामला बनता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इसमें देखिए या तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करे। लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो फाइल कर रहा है तो सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, तो कोई भी प्रेसिडेंस इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल का कंसेंट जरूरी होता है। तो कंसेंट अटॉर्नी जनरल का नहीं मिला तो केस नहीं चलेगा स्वरा भास्कर के ऊपर, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल हमारा फर्स्ट एडवोकेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सॉलिसिटर जनरल रैंक में अटॉर्नी जनरल के बाद आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।